स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। 2-3 लेक्चर से केमिस्ट्री क्लास में बुला के हम बायो पढ़ रहे हैं, तो आज कंटिन्यू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को और बात करने जा रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। एज द नेम इंडिकेट्स, दीज आर एसिड्स विच लिव इन न्यूक्लियस, राइट। तो वो एसिड्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखिए, कोई भी लिविंग सेल है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, दैट इज थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ दैट लिविंग सेल। न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड responsible for transmission of inherent characters are called chromosomes। मैंने चैप्टर की बिगनिंग में आपको बताया था, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स which are made up of proteins combined with biomolecules known as nucleic acids। तो क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड भी चाहिए और प्रोटीन्स भी चाहिए। तो हमारा फोकस आज के लेक्चर में होगा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, क्योंकि प्रोटीन्स की डिटेल आप बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हो। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। हर लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा ही होगा, क्योंकि जो भी उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, वो उसी के थ्रू जाती है। तो क्या रोल प्ले करता है, क्या जरूरत है इसकी? डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द टू एरियाज जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस कब होगी, कैसे होगी, सीक्वेंस क्या होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय न्यूक्लिक एसिड्स एंड they transfer genetic information from one generation to next। okay, यहां पे आपने बहुत बार ये शब्द पढ़े, हेरिडिटी, राइट, देन ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स, और यहां मैंने यूज किया जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, इसका क्या मतलब है? न्यूक्लिक एसिड ऐसा क्या काम करते हैं, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है? देखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, आप कैसे दिखते हो, आपकी आंखों का रंग क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है, जो भी फिनोटिपिक, मतलब जो चीजें आप देख पाते हो किसी के भी कैरेक्टर्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, और जो उसकी इंटरनल मॉलिक्यूलर केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। वो इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर है। ठीक है, अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, और वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरियस थिंग्स हैं, मैंने आपको बताया, आंखों का रंग, हेयर्स का वर्लिंग, देन एवरी जो आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी एक देखो, एक डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसमें क्या होता है? रेड एंड मैजेंटा दो कलर होते हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं हो पाता। जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होती है, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट रेड कलर फ्रॉम मैजेंटा कलर। ओके, और इंटरेस्टिंग क्या है, इस पर्टिकुलर डिजीज की कैरियर होती है फीमेल, फीमेल्स आर कैरियर, एंड ये एक्सप्रेस होती है मेल्स के अंदर। इट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब मेल और फीमेल दोनों के जीन्स अलग अलग हैं, दोनों के क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, और ये खुद को एक्सप्रेस करती है किसमें? मेल्स के अंदर। फीमेल्स आर ओनली इट्स कैरियर। उनमें होगा लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, ओके। अब हाइट,
हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो जीन्स कैपिटल टी, दो जीन्स स्मॉल टी, मतलब ये हाइट प्रॉपर और ये ड्वार्फ, ये नॉर्मल ये ड्वार्फ। अगर इनके बीच में क्रॉस होता है तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, डबल टी और स्मॉल टी, यही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर दोनों टी, या फिर दोनों ही स्मॉल टी, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसमें देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल, और एक इसमें रिसेसिव कैरेक्टर है और एक इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो ये हाइट भी लंबी होगी, लेकिन ये क्या होगी, ड्वार्फ। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर कैरेक्टर जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब अगर हम हमारी स्किन कलर की बात करें, ठीक है, स्किन कलर के लिए देयर आर 3 जीन्स AA, BB, CC, जिनके अंदर ये कैप्स में होगा, ठीक है, जिनके अंदर ये कैप्स में है वो बिल्कुल ही डार्क, और जिनके अंदर ये कैरेक्टर है रिसेसिव, ठीक, दे विल बी फेयर। इनका मिक्स AA, BB, CC, इनको बोलते हैं मुलेटो, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन जिसको बोल देते हैं। तो हर चीज जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो आंखों का रंग है, चाहे वो आपके बालों का टेक्सचर है, चाहे आपकी हाइट है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि पेरेंट दोनों ही कम हाइट के हैं लेकिन बच्चों की हाइट ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी देयर इज मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, फादर और मदर के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं। ये है मेल, ये है फीमेल, 50% कैरेक्टर, क्योंकि एन नंबर इधर से आता है, एन नंबर इधर से, और फिर ये बन जाता है डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, और फिर बन जाता है डिप्लॉइड। इधर से 23 क्रोमोसोम्स, इधर से 23, और यहां हो जाते हैं 23 पेयर्स, टोटल 46। इन 46 में से 22 पेयर्स उनको हम बोलते हैं सोमैटिक, एंड 1 पेयर दैट इज सेक्स जीन्स। ये डिसाइड करेगा कि मेल है या फीमेल, ठीक है। अब देखो मेल के अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज XY, और फीमेल के अंदर इट इज XX, ओके। अब इनकी क्रॉस करके देखते हैं, XY XX, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेट्स सी। इट मे बी XX XX और इधर XY XY, ठीक है। तो देखो 50-50 है, XY हुआ तो मेल, XX हुआ तो फीमेल। 50-50 चांसेस हैं दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी ऑफस्प्रिंग होगा इट मे बी मेल और फीमेल। तो हुज जीन डिसाइड्स, कौन किसका जीन डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो लड़का है या लड़की, दैट जीन्स कम्स फ्रॉम मेल पार्टनर, क्योंकि फीमेल के अंदर तो दोनों जीन्स सेम है, डिफरेंस आता है मेल के क्रोमोसोम्स की वजह से, मेल के जीन्स की वजह से, ठीक है। तो इनको हमारे पास 22 पेयर्स जिनको हम सोमैटिक बोलते हैं, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो 1 पेयर है दैट डिटरमिन्स सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। कोई भी एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर है न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी जीन्स, एजिंग वाले जीन्स, ठीक है, हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारी एज भी जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते, ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम
कईयों के 6 मंथ के बाद टीथ आने शुरू हो जाते हैं, सम पीपल दे टेक 9 मंथ्स, राइट। तो एक काफी टाइम पहले न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि आई थिंक राजस्थान के अंदर एक फैमिली है, वहां पे क्या होता है कि जो मेल्स हैं उनकी फैमिली में जो भी मेल बच्चा होता है, तो जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो मेल्स के मुंह में दांत ही नहीं आते, और जो फीमेल्स हैं उनके मुंह में दांत आते हैं। अब उनके हिसाब से तो ये कोई देवी का प्रकोप है, बट नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। इट इज पॉसिबल कि उनके एंसेस्टर्स में किसी ने कोई ऐसी मेडिसिन ली हो, कुछ ऐसा खाया हो जिसकी वजह से वो जीन अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टीथ। जो ये डायरेक्शन देता है कि टीथ निकलने चाहिए, पूरी बॉडी से कैल्शियम इकट्ठा होता है, फास्फोरस इकट्ठा होता है, और इस एरिया में आके वो दांत बन के बाहर आता है। तो मे बी दैट जीन इज मिसिंग। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, उनकी वजह से जो जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटीज आई वो आज दिन तक वहां पे हैं। दे पीपल आर नॉट नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हर जीन नॉर्मल होना चाहिए। जीन्स हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल करते हैं थ्रू न्यूक्लिक एसिड्स, थ्रू क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब नेक्स्ट जनरेशन की बात होती है, राइट। तो उस टाइम के जो डिफॉर्मिटीज थी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्टर्ब कौन कर सकता है, या तो कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई रेडिएशन, क्योंकि है क्या, केमिकल कंपाउंड्स के अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। तो अगर कोई ऐसी रेडिएशन आती है जो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, तो फिर वो अपनी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को भूल जाता है। तो हम कहते हैं कि डीएनए माल फंक्शनिंग हो गई, अब डीएनए प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज डीएनए म्यूटेशन, ठीक है, डीएनए म्यूटेशन। तो उन लोगों का जापान के अंदर उस एरिया में पर्टिकुलरली बहुत से लोगों का डीएनए म्यूटेट हो गया, और अभी तक एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एज इट इज आगे के आगे जाती जा रही है। म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड एक्स सीरीज, एक्स मैन सीरीज, आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, वो उसके यहाँ से आयरन के नेल्स निकलते हैं, और काफी सारे लोग हैं उसमें म्यूटेंट्स, ठीक है, म्यूटेंट्स हैं बट विथ स्पेशल पावर्स। तो वो म्यूटेशन किस चीज में करते हैं, जीन्स के अंदर। तो बहुत सारी साइंस की फिक्शन वाली मूवीज हैं जिसके अंदर डीएनए की म्यूटेशन के बारे में बात की होती है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यही सारी चीजों के ऊपर ही तो बात होती रहती है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं इनका जो फंक्शन बताऊंगी कि किस तरीके से ये कैरेक्टर्स को आगे लेके जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, अब देखो, मान लेते हैं कि ये फादर, ये मदर, ये हमारे पास ए ऑफस्प्रिंग आया। इसके अंदर 50% उसके फादर के कैरेक्टर्स हैं और 50% कैरेक्टर हैं उसकी मदर के, ठीक है। ओके, ना तो फादर की आईज ब्लू थी ना मदर की आईज ब्लू थी, लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग है इट इज हैविंग ब्लू आईज। अब इसके अंदर ये कैरेक्टर कहां से आ गया? ये जो फादर के पास 50% कैरेक्टर थे, अब जरा इनको पीछे लेके जाते हैं, इनके फादर और इनके मदर, इनके अंदर 50% कैरेक्टर हैं अपने पेरेंट्स के। तो इनके पेरेंट के पास उनके पेरेंट्स हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चाइल्ड के ये कौन है? ग्रैंडफादर। इसका मतलब इस बच्चे के अंदर 25% कैरेक्टर किसके हैं? उसके ग्रैंडफादर के। इसका हाफ कर दीजिए, 12.5 किसके हैं? उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के। और पीछे चलिए, 6.25 उससे भी पीछे चलेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और पीछे आ जाइए, 3.125। ठीक, अब देखो कितनी पीढ़ियां हो गई। ये आ गई पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी,
छठी पे चले जाइए, इसको फिर से हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.56 समथिंग, जितना भी आएगा। तो ये हो गई हमारे पास 4, 5, 6। तो जैसे आप देखो कितनी पीढ़ियों के कैरेक्टर इस बच्चे के अंदर हैं, सभी के अंदर ऐसा ही होता है। If I'm having 50% characters of my father and 50% characters of my mother at the same time, मेरे पास 25% कैरेक्टर्स हैं मेरे ग्रैंडफादर के, 6.25 कैरेक्टर्स हैं मेरे मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर के, 3.125 मेरे फादर के ग्रैंडफादर के। तो हो सकता है पीछे 5-6 पीढ़ियों में किसी की आंखें ब्लू हों, तो वो यहां पे एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, फिर पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली क्या होती है? आपने देखा कईयों के हाथ में 6 फिंगर्स होती हैं, ऋतिक रोशन की हैं, सबने देखी होंगी। लेकिन ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन की तो नहीं है, उनकी मदर की भी नहीं है, उनके दादा और दादी की भी नहीं है, बट हु नोज, उनके पीछे 5, 6, 7 पीढ़ियों में किसी की पॉलीडेक्टाइली जरूर होगी, 6 फिंगर्स होंगी, जो अब जाके खुद को एक्सप्रेस कर गई। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट वी आर कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी जनरेशंस एट द सेम टाइम। न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिक यूनिट, इट इज न्यूक्लियोटाइड। सबसे छोटी यूनिट इसकी होती है न्यूक्लियोटाइड। देयरफॉर जब ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमारी बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के हैं। एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज मतलब 1 ऑक्सीजन लेस देन ribose sugar. It is having C5H10O5. This is ribose sugar और इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है और इसका स्ट्रक्चर रहेगा C5H10O4। आगे मैं इनका स्ट्रक्चर बनाती हूं। ठीक है, तो जस्ट इनका नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज। राइबोज इसलिए क्योंकि इट इज हैविंग पेंटोज शुगर। इट इज ऑल्सो हैविंग पेंटोज शुगर, शुगर पेंटोज है लेकिन एक ऑक्सीजन लेस है राइबोज से। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड की कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखिए, टोटल 3 चीजें हैं। पहली है पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर है 2 तरह की, या तो होगी ये राइबोज या होगी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है डीएनए में, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में। ओके, दूसरा कंपोनेंट इट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस हैं 2 तरह के। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन्स, दूसरी हैं पिरिमिडिन्स। दोनों ही हमारे पास नाइट्रोजनस हैं। तो जो प्यूरीन्स हैं दीज आर बाइसाइक्लिक, इनका जो स्ट्रक्चर है दिस इज बाइसाइक्लिक, और पिरिमिडिन्स हैं दीज आर मोनोसाइक्लिक। ठीक है, ये बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और ये मोनोसाइक्लिक। अब प्यूरीन्स के हमारे पास 2 तरह की प्यूरीन्स हैं, दीज आर एडेनिन, गुआनिन।
एडिनिन को डिनोट करते हैं ए से, गुआनिन को जी से। और pyrimidines, these are 3: thymine, then cytosine, uracil. These are the 3. थायमिन को हम नोट करते हैं टी के साथ, साइटोसिन को सी के साथ, यूरासिल को यू के साथ। ठीक। और तीसरा मेंबर, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। P double bond O, O negative, O negative, O negative. This is phosphate group. PO4 3 negative. तो टोटल ये 3 चीजें हैं, इन्हीं से मिलकर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। अब मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताती हूं, कौन सी चीज किसके साथ कैसे जुड़ेगी। तो ये ओवरऑल व्यू है डीएनए के अंदर क्या क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये रही हमारे पास कार्बन नंबर 5। ठीक है, H OH H OH और इधर OH H। ठीक है, सो दिस इज, ये ऊपर है ना बीटा राइबोज शुगर, दिस इज बीटा और डी, बीटा डी राइबोज शुगर। और यहां पे नंबर 2 के ऊपर, यहां ऑक्सीजन है ना, यहां नंबर 2 की ऑक्सीजन हट जाएगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। दिस इज बीटा डी और मैं यहां लिख दूंगी 2 का मतलब कि 2 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। सिंपल। अब बीटा डी राइबोज शुगर, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज प्रेजेंट इन डीएनए। नोटेड? ओके। अब देखिए, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, दैट इज व्हाई इट इज डीऑक्सी। ठीक। दूसरा मेंबर था हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपस में कंबाइन करके मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। एज आई टोल्ड अर्लियर, 2 तरह के हैं, एक है प्यूरिन्स, दूसरे है pyrimidines। ठीक है, प्यूरिन, these are bicyclic, pyrimidines, these are monocyclic। तो इनका अगर मैं जर्नल सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इनका जर्नल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स हैं 2 तरह की, एडिनिन, गुआनिन। ठीक है, दिस इज जर्नल स्ट्रक्चर। एडिनिन को हम नोट करते हैं ए से, गुआनिन को हम नोट करते हैं जी से। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास है pyrimidines, दीज आर मोनोसाइक्लिक, और मोनोसाइक्लिक के अंदर ये रहा इनका स्ट्रक्चर। तो दीज आर 3, कौन कौन सी? दिस इज थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक, नोटेड बाय टी, नोटेड बाय सी, नोटेड बाय यू। अब ये प्यूरिन्स एंड pyrimidines डीएनए के स्ट्रक्चर में आमने सामने जुड़ती हैं। प्यूरिन्स एंड pyrimidines combine through covalent, combine through hydrogen bonding। इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? ए जो है ये हमेशा टी के साथ कंबाइन करता है, ए टी विथ डबल बॉन्ड, और जी हमेशा कंबाइन करता है सी के साथ।
एट गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। तो ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, गुआनिन और साइटोसिन। ओके, ये कॉम्बिनेशन है किसके लिए? डीएनए के लिए, ATGC। अगर ये आरएनए में जाए तो थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, उसमें यूरासिल होता है। एंड A with U, G with C, it is in RNA। ये आपके डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस में भी आएगा। तो डीएनए के अंदर कॉम्बिनेशन रहता है ATGC एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो इधर A with U, G with C, AT डबल बॉन्ड, G और C ट्रिपल बॉन्ड। और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एंड कार्बोनिल ग्रुप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू एमिनो एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines। तो ये था हमारे पास इनका सेकेंड यूनिट, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। फॉस्फेट ग्रुप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड्स, इनको आपस में जोड़ने के लिए, और ये रहता है फॉस्फेट ग्रुप। डन। तो ये थी कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखते हैं ये कंबाइन कैसे करते। ओके, अब देखिए व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन। एंड न्यूक्लियोटाइड, देखो सबसे पहले एक कंपोनेंट में दूसरा जुड़ेगा, मतलब मेरे पास है पेंटोज शुगर और उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लग गया कोई भी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज न्यूक्लियोसाइड। सिंपल। पेंटोज शुगर व्हेन कंबाइंस विद नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो ये रहा पेंटोज शुगर, मैं इसको S के साथ नोट कर लेती हूं, और इसके साथ लग गया यहां पे नाइट्रोजनस बेस, तो इसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड, अ मॉलिक्यूल इन विच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू न्यूक्लियोसाइड। ये रहा न्यूक्लियोसाइड, मतलब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो ये मिलके क्या बनाता है? दिस इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। मतलब अब ये रहा मेरे पास पेंटोज शुगर, इसके साथ लग गया बेस, और इस तरफ क्या लग जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहां से यहां तक दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और यहां से यहां तक दिस इज न्यूक्लियोटाइड। समझ आई बात? ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? एक से ज्यादा जब न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, इट विल बिकम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, nucleotides combine together to form polynucleotide। ठीक है, लेट्स सी कैसे। ये रहा हमारे पास पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, और इसके साथ क्या लगा है? बेस। ओके, नेक्स्ट इसके पास क्या आ गया? हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ये फिर से किसके साथ जुड़ा है? पेंटोज शुगर, शुगर के साथ क्या लगा है? बेस। फिर ये आगे किसके साथ जुड़ा है? फॉस्फेट। फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा है? शुगर के साथ। और ये किसके साथ? बेस। फिर आगे क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप। अगेन देयर विल बी पेंटोज शुगर, अगेन देयर विल बी फॉस्फेट ग्रुप, और इधर क्या होगा? बेस। तो इस तरीके से ये पॉलीमर आगे बढ़ता जाएगा।
तो क्या है ये? दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे जाकर क्या बनाता है? डीएनए एंड आरएनए। और अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, कि ये सारे के सारे उसके अंदर किस तरीके से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे हम प्रोटीन्स में करते थे, डीएनए का स्ट्रक्चर भी दो तरह के लेवल पे हम स्टडी करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर इट वाज गिवन बाय ई चारागफ एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट वाज गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक। और टिल नाउ हम इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो ई चारागफ व्हाट ही फाउंड, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, जनरलाइजेशन थी, दैट बेस कॉम्पोजिशन इन डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू another, means ह्यूमन बींग्स के अंदर ये अलग है, अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, उनके अंदर ये अलग है, एवियंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये अलग है, रेप्टाइल्स के अंदर ये अलग है। तो सबका डीएनए एक दूसरे से डिफरेंट है, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या? जैसे प्रोटीन में था ना, जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेम primary structure is the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid। अब चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, वन एंड द सेम थिंग। तो जैसे ये रही पेंटोज शुगर, इसके साथ लगा है बेस, इट विल बी combined through phosphorus, again there is sugar, this is base, again there will be a phosphate group which is connected to a sugar, again base, इस तरीके से। So this is sequence of nucleotides। ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और तीसरे न्यूक्लियोटाइड को भी कंप्लीट कर देते हैं, ये रहा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1 2 3। तो इट्स जस्ट अ सीक्वेंस, राइट। सेकेंडरी, इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। और ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें दो स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मैं अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको एक्सप्लेन करती हूं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल। ओके, पहले मैं इसका जर्नल बनाती हूं, फिर आपको बताती हूं डबल हेलिकल कैसे। जर्नल स्ट्रक्चर, ये रहा एक स्ट्रैंड, मैं इधर को बनाऊंगी शुगर, बेस में अभी लिखती हूं इधर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब यहां मैंने लगा दिया ए, यहां मेरी मर्जी है, मैंने लगा दिया जी, लेट इट बी सी। ओके, सी ले लेते हैं, एंड लेट इट बी टी। अब देखो ए के सामने कौन आएगा? टी। तो ये वाला स्ट्रैंड आप ऐसे बनाओगे, जी के सामने सी, ठीक है, सी के सामने जी, अगेन टी के सामने ए। तो ये है जर्नल स्ट्रक्चर। ये एक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, ये रहा वन स्ट्रैंड, ये रहा सेकंड स्ट्रैंड। ये दोनों आमने सामने आते हैं एट दे बाइंड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होगी कि एक साइड प्यूरिन, दूसरी साइड पिरिमिडीन। अगर इधर पिरिमिडीन है तो दूसरी साइड प्यूरिन आ जाएगी, ए टी टी ए, जी सी सी ए। ओके, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ए जी सी टी ऐसे आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब हम ऐसा करें, ये दो स्ट्रैंड ऐसे हैं, हमने नीचे से पकड़ा और इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया। ठीक है,
रिबन से देखते हैं। अब देखिए, इसको अगर मैं ऐसे ट्विस्ट कर देती हूं तो ये इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाता है। ऐसे जैसे आप कह लीजिए कि दो रिबन ले लिए हमने और उन दो रिबन्स को एक दूसरे के साथ हम लपेटते गए। अब ये तो स्केलेटन, ये जो लाइन आप देख रहे हो वो उसमें क्या है, ये शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस। शुगर के सामने क्या लगा है, ए टी, ठीक है। इधर मैं शुगर फास्फोरस नहीं लिख रही हूं, देन लेट इट बी टी ए जी सी। ओके, मैं यहां लगा लेती हूं ए टी सी सी जी ए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ गया ए टी टी ए सी जी जी सी ए टी, ठीक है। आप इसको पूरे को कंप्लीट कर सकते हो, लेट इट बी 2 टाइम्स सी लिख लीजिए, ए टी, तो इधर जी डबल टी डबल बॉन्ड ए। इस तरीके से आमने सामने वाले जो स्ट्रैंड्स हैं उनके प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं आपको दिखा सकूं। आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू एंड येलो। तो इस तरीके से दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड ये लीजिए, देखो सेम चीज बन गई। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये लिपटे होते हैं और जगह जगह से जहां जहां पे भी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखो, जब इसको हमें खोलना है तो ये देखिए, ये नीचे से खुलता जाएगा। जब आगे हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो ऊपर से लिपटा हुआ ही रहेगा। पहले यहां से स्टार्ट होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। करते करते ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा जब हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे। तो यहां मैंने सिर्फ बताया ये बनता है नीचे को, और जब इसको ओपन करना है इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड। ओके, तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। डायमीटर ऑफ डबल हेलिकल, इसका डायमीटर इट इज 2 नैनोमीटर और एक टर्न के अंदर it is having 3.4 nanometer. Double helical structure repeats an interval of 3.4 nanometer. एक टर्न की विड्थ है 3.4 नैनोमीटर और एक टर्न के अंदर होते हैं टोटल 10 बेस पेयर्स। मतलब इसके अंदर 10 से ज्यादा नहीं होंगे। वन टर्न हैज 10 बेस पेयर्स। मैंने कम बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 10 तक होते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर इट मे बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, लेकिन राइट हैंडेड इज मोर कॉमन और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसके पास ए है तो सामने टी होगा, इसके पास जी है तो सामने सी होगा। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। मतलब ये अगर इसका एंड है 3 डैश तो इसका एंड होगा 5 डैश, इसके दूसरे शोर के ऊपर होगा 5 डैश और इसके ऊपर क्या है 3 डैश। तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर हीट का क्या इंपैक्ट होगा, लेट्स सी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, हीट करने पर ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, सेपरेट हो गए, उनको ठंडा होने दो। ऑन कूलिंग, व्हेन दे आर कूल्ड, दे अगेन हाइब्रिडाइज और कॉइल टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। कॉइल्ड था, खोल गया, मेल्टिंग, वापस फिर से उसी कंडीशन में आ गया, दैट इज एनीलिंग। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक बेस पेयर की डिफरेंस रहती है, ठीक है।
अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो इट इज हैविंग राइबोज शुगर, पहले बताया मैंने, और इसके अंदर जो बेस पेयर हैं वो क्या रहता है, ए के सामने आता है यू, मींस एडेनिन कंबाइंस थ्रू यूरेसिल, एंड बाकी दोनों सेम है, जी के सामने क्या आएगा, सी, गुआनिन साइटोसिन। तो बेस पेयरिंग रहती है ए यू जी सी, एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप दैट इज एज इट इज। ठीक है, फिर देखिए टाइप्स, आरएनए कितनी तरह का है, डीएनए तो एक ही टाइप का है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन आरएनए सबसे पहले आता है एमआरएनए, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। फिर हमारे पास आता है स्मॉल टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एंड स्मॉल आर दिस इज राइबोसोमल आरएनए। मैं आगे इनके फंक्शन आपको बताऊंगी। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन तीनों का ही काम है, डीएनए सिर्फ कोड भेजता है, बाकी सारा काम ये बताते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ये देखो राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं और इनको इस तरीके से जोड़ने के लिए राइबोसोमल आरएनए इन दोनों को पास लेके आता है, और जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना उसकी अमाइनो एसिड की, वो ऐसे बनती जाती है। राइबोसोम्स इनको ऐसे स्ट्रेटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये कॉइल होती जाएगी। तो राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। नाउ biological functions of nucleic acids, they have to do two main functions, replication and protein synthesis. What is replication? Replicate करना means duplicate बनाना। तो it is the property of a molecule to synthesize another molecule, and DNA has unique property to replicate or duplicate itself. इसका मतलब it brings about the synthesis of another DNA molecule, और ये रिएक्शन वन स्टेप नहीं होती है, इट इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, आपने देखा था कि ये इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड ये कॉइल खुलना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ था, अब ये प्रोसेस ये ऐसे खुल गया और इधर से रेप्लिकेशन होनी स्टार्ट होती है। मतलब अगर यहां है ए टी ए जी सी, तो इस और क्या था, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए और ए के सामने टी, ये ऐसे थे जब साथ साथ में थे। अब ये ऊपर को जा रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इंक्रीज होता जाएगा ऊपर तक और ये कॉइलिंग जो है वो खुलती जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने आपको इसमें बताया था ये चीज है। तो इधर से इस तरीके से ये ओपन हो गया, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो गया और करते करते ये कॉइल्स खुलते जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन हमें क्या चाहिए, एक और येलो चाहिए और एक ब्लू चाहिए। ठीक है, ओके, जिस वक्त रेप्लिकेशन हो जाएगी व्हाट वी विल गेट, अब आप देखना, हमने स्टार्ट किससे किया है, इनसे, इससे स्टार्ट किया है, ब्लू और येलो से। ठीक, ओके, मैं इसको हटाती हूं और रेप्लिकेशन को हम थोड़ा सा ब्रॉडली करके देखते हैं। तो ये मेरे पास जो पेरेंट डीएनए है, अब जैसे स्ट्रैंड्स खुल गए तो यहां पे मेरे पास था ए टी जी सी टी
AGC। तो इसके सामने T, डबल बॉन्ड T, डबल बॉन्ड A, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड G, डबल बॉन्ड A, डबल बॉन्ड T, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड G। ओके, अब ये दोनों अलग हो गए। ओके, मैंने ब्लू लिया है इस और येलो लिया है इस और। ठीक, अब ये दोनों ही यहां पहुंच गए, इधर ब्लू और इधर येलो। तो ये वाला स्ट्रैंड देखो क्या लिखा उस पे, A T G C T A G C। और इधर वाले स्ट्रैंड्स पे क्या, इस जो इधर वाला स्ट्रैंड है उस पे क्या लिखा है, T T A C G A T C और G। ठीक है, अब जो इसके सामने आएगा स्ट्रैंड, उसमें A के सामने क्या आएगा, T, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A के सामने T, G के सामने C, C के सामने G। ओके, इस और देखते हैं, इस स्टैंड पे क्या आया, A T G C T A G C। बताओ क्या फर्क है तीनों में कोई? वेल, बोर्ड इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल। अब देखो, मैंने इधर ब्लू स्ट्रैंड लिया था और इधर लिया था येलो। अब देखो ब्लू की कॉम्पोजिशन क्या है, AATGCTAGC, और येलो की क्या है, TTACGATCG। ओके, ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां चला गया, यही बताया था मैंने। ओके, अब इसके सामने जो स्ट्रैंड आया, चेक कीजिए, बिल्कुल येलो के साथ मैच कर रहा है, सेम येलो है, TTACGATCG। और ये मैंने येलो बाहर लिया था, ये वाला स्ट्रैंड इधर आया था और ये ब्लू वाला स्ट्रैंड इधर आया था, और ये दोनों स्ट्रैंड न्यू हैं। दीज आर द न्यू स्ट्रैंड्स जो इसके सामने आके डेवलप हुए, क्योंकि ये दोनों ऐसे खुल गए और ये न्यू वाले स्ट्रैंड्स इनके साथ आके लग गए। और आप देखो, ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू येलो, इसने ये जो दो डॉटर हमारे पास यहां पे स्ट्रैंड्स बनाए हैं, दोनों ही जेरॉक्स कॉपी हैं। They are duplicate. This is the meaning of replication. They are duplicate of the parent molecule. This was the parent molecule. Parent molecule of DNA ने दो daughter DNA बना दिए, दो daughter DNAs बना दिए, और दोनों एक जैसे हैं। देखो, जितने भी हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर डिसोसिएशन होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, सेल टूटता है, एक सेल से दो बनते हैं। ठीक है, ये एक सेल, जब इसका टूट के इसने दो बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ में ऐसे होता है, तो पहले इसका न्यूक्लियस फर्स्ट स्टेज में बड़ा हो जाएगा, फिर अगली स्टेज में ये अलग हो गया, एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल। लेकिन डीएनए भी खुद को 50-50 करेगा, इसमें भी डीएनए जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। अब इसकी रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी हमारे कितने काम आती है, सीआईडी वालों से पूछ लेना। टीवी के अंदर आप देखते हो डीएनए मैच करवाते हैं, है ना, बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि इसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि किसी का भी डीएनए दूसरे के साथ मैच नहीं करता। यस, पेरेंट्स के डीएनए से आप बच्चे के डीएनए की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि उसी से बना हुआ है, उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो कौन किसी के पेरेंट्स हैं, मतलब आप पेरेंटिंग टेस्ट करनी हो या जो भी किसी बच्चे का पता नहीं चल रहा है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके कौन है, तो डीएनए कैन हेल्प, नॉट ओनली कैन, इट एक्चुअली हेल्प्स। ठीक है, अब डीएनए होता कहां पे है, आंखों में, लिवर में, किडनी में।
डीएनए आपकी बॉडी के हर सेल में है, हर सेल की डिवीजन होती है, ये खुद को रेप्लिकेट करता है। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट का छोटा सा भी सेल, इवन आपके चीक्स के अंदर ऐसे हल्का सा खुरचे तो जो सेल आएंगे उसके अंदर भी डीएनए होता है। आप जो टूथब्रश यूज करते हो उसके ऊपर आपकी स्किन के कोई ना कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं, डीएनए टेस्ट उससे भी हो सकता है। आपके हेयर्स गिर गए हैं, आपके बालों से डीएनए टेस्ट हो सकता है। इवन स्लाइवा से, ब्लड से तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई भी सैंपल बॉडी पार्ट उससे डीएनए टेस्ट हो जाता है। पूरी बॉडी का हर सेल इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ डीएनए टेस्ट एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं करते, उसी तरीके से डीएनए भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, लेकिन यस, फैमिली ट्री के अंदर हम पता लगा सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ठीक है, तो इट वॉज रेप्लिकेशन। देखिए नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कोडेड है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, इट इज ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स विच रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय डीएनए। डीएनए कहां रहता है? न्यूक्लियस में। डीएनए ने अपनी एक फ्रेगमेंट तोड़ी, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए बनाकर साइटोप्लाज्म में भेज दी। अब डीएनए ने मान लो कि ये उसने अपनी जो फ्रेगमेंट है एज मैसेंजर आरएनए भेजी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन की, मैसेंजर आरएनए बना दिया। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इट टेक्स द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, दोनों की हेल्प लेता है और बना देता है प्रोटीन्स। इतना सा प्रोसेस है। डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मैसेंजर आरएनए हेल्प लेता है राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की टू फॉर्म प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को, ये जो एरो है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय मैसेंजर आरएनए with the help of ribosomal RNA and transfer RNA. This is known as translation. अब प्रोटीन सिंथेसिस की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक सेकंड में 20 अमाइनो एसिड्स आर एडेड, और एग्जांपल आपको मैं दूं फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सिल्क, नेचुरल सिल्क। तो एक सिंगल फाइब्रोइन जीन जो है वो बनाता है 10⁴ कॉपीज ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एक जीन ने बनाई इतनी कॉपीज, इसने आगे बनाए 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ईच मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूसेस 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब टोटल इतनी प्रोटीन 10⁹ पर सेल, एक सेल में बनती हैं। और हाउ मेनी डेज? ओनली इन 4 डेज। तो आप देख सकते हो ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखिए प्रोटीन बनाने के लिए हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स? 20 एंड हाउ मेनी बेस पेयर्स? 4। कौन कौन से? जो आरएनए में होंगे। दीज आर ए, यू, जी, सी। ये चारों को 20 अमाइनो एसिड्स को पहचानना है और उनको एक चेन में लगाना है। तो 4 के साथ 20 कैसे काम करेंगे? चलो इसके ड्यूप्लेट बना के देखते हैं। ए, यू, जी, सी, ए, यू, जी, सी। ओके, करिए।
AU, AG, AC, then UA, UU, UC, UG and UC. then G से स्टार्ट किया, GA, GU, डबल G, GC, फिर C से CA, CU, CG, डबल C. ये तो टोटल 16 हुए. अब क्या करें, 16 के साथ भी हमारा काम नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें ट्रिपलेट बना के देखनी पड़ेगी. तब कितने बनते हैं, लेट्स सी. चलो ट्रिपलेट बना के देखते हैं. तो तीनों साइड मैंने AUGC लिख दिया, राइट. अब देखो मैं एक कॉलम कंप्लीट करूंगी. पहले आप इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, उसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, उसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, उसका थर्ड. ठीक है, सीक्वेंस देखते जाइए. अब देखिए जो ए वाले आएंगे वो हम यहां लिखेंगे. ठीक है, लिखिए A, then AAU, then AAG, AAC. next AUA, AUG, AUU, AUG, AUC. next AGA, AGU, AGG, AGC. next ACA, ACU, ACG, ACC. start from U. You will get UAA, UAU, UAG, UAC. next UUA, UUU, UUG, UUC. next UGA, UGU, UGG, UGC. next UCA, UCU, UCG, UCC. क्लियर. इस तरीके से आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. अब जी से स्टार्ट करेंगे तो GAA, GAU, GAG, GAC. सी से स्टार्ट करेंगे तो CAA, CAU, देखो ये कॉमन रहता है, AUGC, है ना. अब इधर G और U, GU, ये सेम. फर्क क्या पड़ा, AUGC. आगे CU, CU कॉमन 4 बार. और इधर आया AUGC. ऐसे ही इधर से है डबल G, GG कॉमन, AUGC. नेक्स्ट CG, CG, AUGC. नाउ इधर GC और इधर AUGC, ये चारों लग जाएंगे. देन लास्ट में है CC, ACCCC, AUGC. तो टोटल कितने हो गए, 4 4 16. तो 16 4 64. काउंट कर लीजिए. टोटल देयर आर 4 8 12 16 ब्लॉक्स हैं हमारे पास. तो टोटल अब मेरे पास आ गए 64 ट्रिपलेट्स. तो ये जो ट्रिपलेट है, इट इज नोन एज, दिस ट्रिपलेट is known as genetic code. Triplet of base pairs is known as genetic code present on DNA. It is known as genetic code. Okay. अब मैं एक आपको बताती हूं, AUG. This is the starting base pair. और कोई भी प्रोटीन स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी. आओ G आयन, ओके, यहीं से स्टार्ट होगी. एंड दिस स्टैंड्स फॉर, दिस पर्टिकुलर AUG स्टैंड्स फॉर मिथायोनिन अमाइनो एसिड के लिए ये एप्लीकेबल है. इसके अलावा हमारे पास कुछ नॉनसेंस कोड्स हैं, जैसे UAA. ढूंढो दिस वन. ठीक, इसको मैं ऐसे ऐसे बना देती हूं, UAA, देन UAG. ये भी, ये दोनों नॉनसेंस कोड्स, मतलब टर्मिनेशन.
जहां ये आ जाएंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होती, दैट इज व्हाई दिस इज टर्मिनेशन कोड। और इसके अलावा एक और है UGA, दिस वन, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेशन कोड। ठीक है, सो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 64 हमारे पास बेस पेयर्स हैं, उनमें से ये है मिथायोनिन के लिए, और 3 हमारे पास आ गए नॉनसेंस कोड्स। ठीक है, अब इनके साथ चलते हुए जिस तरीके से भी जो बेस पेयर आता जाएगा अमाइनो एसिड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके ऊपर आगे लगता जाएगा। कुछ एक अमाइनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा ट्रिपलेट्स हैं, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स है ना, तो क्वाइट ऑब्वियस किसी के लिए 3 होगी, किसी के लिए 4, किसी के लिए हो सकता है 1 ही हो। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे प्रोसीड करती है। ये था डीएनए, डीएनए के ऊपर लगा है, लेट इट बी ATGCCATAGC। इसने मैसेंजर आरएनए बनाया बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा? ए के सामने क्या आएगा? अब U, T के सामने क्या आएगा? A, G के सामने C के सामने G, A, T, सॉरी, A के सामने क्या आएगा? U, T के सामने A के सामने U, G के सामने C और C के सामने G। ठीक है, अब मेरे को AUG, यहां मुझे चाहिए C और इधर मुझे चाहिए T, और T के सामने क्या आएगा? A, क्योंकि मुझे बिगिनिंग यहीं से करनी है, राइट। मैसेंजर आरएनए के ऊपर शुरू में हमेशा यही सीक्वेंस होगा, AUG। मैसेंजर आरएनए ने मैसेज दिया राइबोसोमल को और ट्रांसफर आरएनए को। तो ट्रांसफर आरएनए जो है इट्स लाइक क्लोव लीफ होती है ना, तो इस तरीके से। तो जैसे यहां A है तो इसके यहां पे T होगा, U के सामने A होगा, G के सामने C होगा। तो इससे मैच करता हुआ अमाइनो एसिड मिथायोनिन को ये अपने ऊपर लगाएगा और यहां लेके आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए मिथायोनिन को, दिस इज मिथायोनिन, इसको लेके आया और यहां इसके सामने रख दिया। अब इस चेन को किसने पकड़ा हुआ है? राइबोसोम्स ने। उन्होंने इस चेन को ऐसे स्ट्रेट करके रखा हुआ कि ये कॉइल ना कर जाए। तो यहां आया मिथायोनिन, नेक्स्ट जिसका CGG होगा वो लग जाएगा, नेक्स्ट जिसका UAU होगा वो अमाइनो एसिड लग जाएगा। इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती जाएगी, अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर, चेन बढ़ती जाएगी जब तक हमारे पास यहां पे नॉनसेंस कोड नहीं आ जाता। अभी आपने लिखा था ना UAA, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो ये चेन यहीं पे रुक जाएगी। तो ये बन गई प्रोटीन। इस तरीके से होती है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये वाला जो प्रोसेस हुआ दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक, सिंपल। तो ट्रिपलेट जो है AUG, CGG, ये जो डीएनए के ऊपर ट्रिपलेट्स हैं, दीज आर नोन एज जेनेटिक कोड। इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो प्रोटीन सिंथेसिस का कोड किसके पास होता है? डीएनए के पास। लेकिन काम कौन करते हैं? आरएनएस। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनएस, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, बट message for the synthesis of a particular protein, it is coded in DNA. अब देखते हैं differences between DNA and RNA. Next, differences between DNA and RNA. Let's see. DNA, it occurs mainly in the nucleus. और RNA कहाँ होता है? It occurs in the cytoplasm of the cell. DNA का स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ स्पाइरली कॉइल होते हैं,
बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन आरएनए इट इज हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है? 2-डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर सिंपल राइबोज। डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता, इट इज हैविंग एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। और आरएनए के अंदर थायमिन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें यूरासिल नहीं होता, उसमें थायमिन नहीं होता, तो इट इज हैविंग एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। आरएनए जनरली रेप्लिकेट नहीं करता, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। लेकिन आरएनए जो है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और डीएनए का साइज काफी बड़ा होता है, इट हैज वेरी लार्ज साइज, और उसका मॉलिक्यूलर मास की रेंज रहती है 6 × 10⁶ to 16 × 10⁶ यूनिट्स। और आरएनए का साइज उससे स्मॉलर है, और उसके मॉलिक्यूलर साइज की रेंज रहती है मॉलिक्यूलर मास की 2 × 10⁴ to 4 × 10⁴ यूनिट्स। मैं यहां लिख देती हूं पॉइंट नंबर 7। दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर साइज with molecular mass in the range of, ये है हमारे पास 6 × 10⁶ to 16 × 10⁶ यूनिट्स। इसी तरीके से आरएनए के अंदर दीज आर मच स्मॉलर, हैविंग molar mass, molecular mass in the range of 2 × 10⁴ to 4 × 10⁴ units। तो ये हैं differences between DNA and RNA। Now one question, what is DNA fingerprinting? मैंने पहले भी आपको बताया, the technique, it is the technique for identifying individual person on the basis of uniqueness of their DNA pattern। और आप सैंपल कहीं से भी ले सकते हो, either hairs, skin, blood, nails, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है। What will be the sequence of bases on strand of DNA that would be complementary to strand having following sequence? ये सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, माइंड इट, इट इज ऑफ डीएनए नॉट आरएनए, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। ओके, ये आपको गिवन है, तो आंसर क्या आएगा? ए के सामने क्या आना चाहिए? जी सर, ए के सामने क्या आना चाहिए? एट गवर्नमेंट कॉलेज। ए के सामने टी, ठीक है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी के सामने जी, और जी के सामने सी, और सी के सामने जी। तो ऐसे सिंपल सिंपल से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही कि आमने सामने रहे उसके लिए बना दी, ठीक है। तो जितना मुझे लगता था कि न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर and send back to you people. Okay, so it was all about nucleic acids as well as biomolecules. So it was the last lecture of unit biomolecules and I think so कि ये +2 की केमिस्ट्री का भी लास्ट लेक्चर है। Now it's time for revision. अब आपके जो क्वायरीज रहेंगी मैं वही वीडियो अपलोड करूंगी जो क्वायरीज आपकी तरफ से आएंगी। आप किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, मैं जो भी वीडियो आप देखें, जो चीज़ पता नहीं चलती है, कोई क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है और आपसे नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आप तक ज़रूर भेजूंगी और रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसका वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब आपकी क्वायरीज को लेकर। वॉट एवर यू विल आस्क मैं वही वीडियो अपलोड करूंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, complete your notes and revise the syllabus.